स्टॉक्स फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अरुण दुबे और इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में आखिरी के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया जो है वो भी आपको बताएंगे और इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के जो मौके हैं वो भी आपको इस शो में बताए जाएंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज की बड़ी बातें। तो बाजार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि 24,000 के आसपास जो है वो यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और उसी के बीच का उतार चढ़ाव जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी ये जो अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 800 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी टूट चुका है। 53,500 के करीब जो है वो बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी खासी गिरावट है। डीएलएफ को अगर आप देखें तो 4% नीचे जो है वो डीएलएफ ट्रेड कर रहा है। वहीं स्मॉल कैप पे भी अगर आप देखेंगे तो इस इंडेक्स में भी आपको अच्छे खासे दबाव देखने मिलेगा। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट जो है वो दबाव में है। मिड कैप तो करीब 0.25% गिरा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.25% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। सरकारी बैंक्स यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी है, हरे निशान में ये कामकाज कर रहे हैं। खासकर यूनियन बैंक को अगर आप देखेंगे तो 4-4.5% के आसपास के गेन जो है वो यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स में देखने मिले। तो सरकारी बैंक जो है वह थोड़े बहुत रेजिलिएंट है। बाकी अगर आप देखेंगे तो तमाम स्टॉक सेक्टर्स में आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी करीब 1.5% गिरा है। ऑटो इंडेक्स में गिरावट है। एनर्जी, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, आईटी, इन सभी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी गिरावट जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। जैसे कि हमने बताया कि रियल एस्टेट काउंटर्स जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। तो बाजार में भरपूर दबाव है, लेकिन हाँ कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे तेज़ी, और उसमें सबसे आगे अगर आप देखेंगे तो ये जो डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स है वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। भारत ने जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा इस सेक्टर में जोश देखने मिल रहा है। भारत डायनामिक्स करीब 5-5.5% के आसपास के गेंस है। भारत फौज में भी अच्छी खासी तेज़ी है, 5% के आसपास के गेंस यहाँ पे है। माझगांव डॉक जैसे काउंटर्स है जहाँ पे 3.5-4% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। तो ये सेक्टर जो है वो एकाएक काफ़ी हरकत में आ चुका है। इसके अलावा आप देखिए नतीजों का इम्पैक्ट टाइटन पे देखने मिला, नतीजे अच्छे, उसके बाद 3.5% के गेंस जो है वो टाइटन पे देखने मिल रहे हैं। 3,487 के आसपास जो है वो यहाँ पे टाइटन का काउंट ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स, एलएनटी को देखिए दिग्गज आज 3.5% के आसपास के गेंस यहाँ पे भी देखने मिल रहे हैं। और हाँ कल एक नतीजे आए थे कैनरा बैंक के, और कैनरा बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो नतीजों के बाद कल भी तेज़ी हमने देखी थी और कल हमने आपको राय दिलाई थी इस काउंटर पे। आज भी आप देखिए करीब 2-2.25% के आसपास के गेंस जो है वो कैनरा बैंक में देखने मिल रहे हैं। हालांकि चौथी तिमाही के अगर आप नतीजे देखेंगे तो हल्के फुल्के इधर उधर थे, कुछ खास नहीं किया कंपनी ने। लेकिन एक बात अच्छी है कि बाकी बैंकों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कैनरा बैंक का परफॉर्मेंस जो है उतना खराब नहीं है, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक में इस तरह की तेज़ी 2 दिनों से देखने मिल रही है। तो एक काम करते हैं, कैनरा बैंक के मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं इन नतीजों पे। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक के देवाशीष मुखर्जी जो है वो हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं इस कंपनी पे बात करने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर सबसे पहले तो मैं देख रहा था कि आपके नतीजे बाकी बैंकों के मुकाबले ठीक ठाक है। आगे चलते सबसे मेन तो है एडवांसेस ग्रोथ, उसको लेके आपका टारगेट FY26 का क्या रहने वाला है और कौन से वो सेगमेंट्स है जो कि इस पूरे ग्रोथ को लीड करेंगे, अगर ये आप हमें शुरुआत में बता सकें। देखिए हमने जो अपना गाइडेंस दिया है एडवांसेस ग्रोथ 10 से 11% का दिया है। तो जैसे हमने पहले बार भी लास्ट ईयर भी हमने जो गाइडेंस दिया था उसको हमने क्रॉस तो किया था। इस बार भी हमें उम्मीद है कि जो हमारा गाइडेंस है 10 से 11% उसको हम अचीव तो करेंगे ही, हो सकता है उसको क्रॉस भी करें। चलिए, तो अपने गाइडेंस को आप क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आपकी पूरी उम्मीद है और हमारी भी उम्मीद है कि आपकी कंपनी जो है इसको पार जरूर करेगी। लेकिन सर वो कौन से की लीवर्स होंगे जो कि FY26 में ओवरऑल ग्रोथ जो है उनको ड्राइव करेंगे? क्या वो रिटेल जो है, पूरा रिटेल सेगमेंट जो है उसके तरफ आप पुश करना चाहेंगे, या फिर कॉर्पोरेट क्रेडिट में रिवाइवल आप देख रहे हैं वहाँ से ज़्यादा मदद मिलेगी, या फिर डिजिटल आजकल जो नया वर्ड है वहाँ पे लेंडिंग बढ़ेगी, वहाँ से मदद मिलेगी? कहाँ से मदद मिलेगी सर? देखिए ऐसा है कि अगर आप हमारा FY25 का फिगर्स देखेंगे, रैम सेक्टर में हमारा जो ग्रोथ था वो 13% से ज्यादा था। रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME हर एक में हमारा ग्रोथ रहा। एग्रीकल्चर थोड़ा सा म्यूटेड रहा, लेकिन इस बार हम उसको कवर करेंगे।
और रिटेल में तो बहुत ही अच्छा हमारा रिजल्ट रहा। एमएसएमई में भी 8.23% का ग्रोथ रहा। कॉरपोरेट में अराउंड 10% का ग्रोथ रहा। तो ये हमारा बेस है। तो जो हम कर चुके हैं उससे ज्यादा ही हम करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इसीलिए इसके बेसिस पे ही हम, जैसे ग्लोबल हमारा जो ग्रॉस एडवांस इस साल 11.74 का ग्रोथ रहा, तो वो उसी लेवल पे हम रहेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। चलिए ठीक है सर। लेकिन आगे चल के निम्स को लेके आपका क्या गाइडेंस रहेगा, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है वो बदल चुका है। रेट कट 2 बार आरबीआई कर चुका है, लोग मान रहे हैं कि आगे और रेट कट हो सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे रहने वाले हैं सर? देखिए, हमने जो अपना गाइडेंस दिया है 2.75 से 2.80 का, तो हमें उम्मीद तो है कि हम इस रेंज में अपना निम को रख पाएंगे। हालांकि निम का दबाव तो हमारे बैंक में भी है, क्योंकि हम भी वही सिस्टम में है जो कि दूसरे बैंक है। बट इसमें अगर आप हमारा जो कॉस्ट ऑन डिपॉजिट्स है उसको अगर आप देखेंगे, तो मार्च 24 में हमारा जून 24 में हमारा 5.70 था, और अभी जो है मार्च 25 में 5.74 है। इसका मतलब है कि हमने अपना कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को अच्छी तरह से कंट्रोल किया है, क्योंकि इस बीच का जो पीरियड था, इस पीरियड में जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की तेजी बहुत आई थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। तो इसमें भी अगर हम ओनली 4 बिप्स का ही हमने उसमें बढ़ोतरी दिखाई है, तो ये पूरा कंट्रोल है बोल के ही हो रहा है। दूसरा, आप यील्ड ऑन एडवांसेस में आइए। हमारा जो जून 24 में 8.66 था, वो अभी 8.83 है मार्च में। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि हम अपना यील्ड ऑन एडवांस को भी कैप्चर कर रहे हैं, मतलब पकड़ के रखे हुए हैं, सो दैट वी आर नॉट लेटिंग इट स्लाइड डाउन। हालांकि ये जो रेट कट्स आने वाला है या जो आ चुका है, इसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट डिपॉजिट पर भी आएगा। तो हमें उम्मीद है कि इन दोनों का जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, इसको हम मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए हमने इसको सोचते हुए निम का जो गाइडेंस दिया है वो 275 से 2.80 का दिया है। 75 से 2.80 के आसपास का आपका निम का गाइडेंस है। लेकिन स्लिपेजेस में क्या हो रहा है सर? Q4 में स्लिपेजेस किस हिसाब के रहे हैं, और आगे चल के एसेट क्वालिटी को लेके आपका क्या अनुमान है? देखिए, क्रेडिट कॉस्ट हमने थोड़ा ज्यादा रखा है। 0.90 जो गाइडेंस है वो हमने इसलिए रखा है क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो हिस्टोरिकल जो पीसीआर है, प्रोविजन कवरेज रेशियो, थोड़ा कम रहा है। उसको हम धीरे धीरे इंप्रूव करना चाहते हैं, 95% तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम 93 पर पहुंच ही गए हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा स्लिपेज, जो क्रेडिट कॉस्ट है, इसको थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहे हैं। हम कम दिखा सकते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीसीआर। ओके, चलिए ठीक है सर। लेकिन सर डिपॉजिट्स, क्या आप बता सकेंगे कितनी रिप्राइसिंग कर रहे हैं आप डिपॉजिट्स में, क्योंकि जिस तरह से रेट कट हो रहे हैं, और इसका आपके ओवरऑल मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्या आप मान रहे हैं कि आगे चल के प्रेशर जो है वो थोड़े ईज ऑफ हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में? देखिए, डिपॉजिट का रिप्राइसिंग तो थोड़ा लैग से ही होता है, थोड़ा टाइम गैप होता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये डिपॉजिट रेट्स जो घटेंगे, इसमें हमारा कोई क्लाइंट या कस्टमर हमसे छोड़ के ना जाए। ये तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो डिपॉजिट रेट्स होगा रिटेल डिपॉजिट्स पे, इवन बल्क डिपॉजिट्स पे, हम मार्केट से आउटलायर नहीं रहेंगे, हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे, इतना मैं कह सकता हूं। और अभी तक हम करते आ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, हमारा डिपॉजिट ग्रोथ भी टर्म डिपॉजिट में 11% से ज्यादा रहा, रिटेल टर्म डिपॉजिट में 6% से ज्यादा रहा, जबकि इतना रेट वॉर हो रहा था मार्केट में। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने कंपनी के नतीजों पे बात करने के लिए। तो ये था कैनरा बैंक का मैनेजमेंट, जो कि बताते हुए कि आगे चल के एडवांसेस को लेके, डिपॉजिट को लेके, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और एनपीएस को लेके किस तरह का गाइडेंस है, और इस बार कंपनी के परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहा है। स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो करीब 2-2.25% के आसपास की तेजी है, 97 के आसपास जो है वो फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
लेकिन चलिए इस नोट पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए, तो एसएमई आईपीओ को लेकर हम हमेशा आपको सावधान करते रहे हैं और इनफैक्ट अब हमारी खास मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान हो चुका है इसका वक्त। शरद दुबे आपको एसएमई आईपीओ से लगातार सावधान कराते जा रहे हैं। वो आज भी एक एसएमई आईपीओ पर खास रिसर्च जो है वो लेके आए हैं। चलिए सीधे चलते हैं शरद के पास जानने के लिए कि कौन सा है वो स्टॉक और किससे रहना है सावधान। शरद बताइए, आज कौन से नए आईपीओ पे आपकी नजर है, किससे रहना है सावधान? जी बिल्कुल, आपको सावधान रहना है। वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक करके कंपनी है, यहाँ पे की कंसर्न्स देखने मिले हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि मर्चेंट बैंकर इनके है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स। हमने जो है हमारी राय जो है आरएचपी से एनालिसिस किया, हमने सवाल बना, हमने ये सवाल कंपनी और मर्चेंट बैंकर दोनों को दिया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हम अपने इन्वेस्टर्स को आगाह करना चाहते हैं कि कहाँ पे कंसर्न्स यहाँ पे देखने मिल रही है। सबसे पहले ई बैंकिंग सेगमेंट में इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ चुका है। पिछले 3 साल में लगभग 60-65% से बढ़कर अब ऑलमोस्ट 80% हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ पे देखने मिल रहा है। कंपनी बोलती है अपने आप को एक SaaS कंपनी है। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी। अब याद रखिए, SaaS जो पूरा इंडस्ट्री है 2 से 3 साल पहले अच्छे वैल्यूएशंस कमांड करता था, अब उतना वैल्यूएशंस कमांड नहीं करता है। 2 से 3 साल में गिरावट आई है और एक टाइप से आईटी स्पेस में इसको कमोडिटी भी कहा जाता है। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये ऑपरेट करते तो इतना कुछ खास मोट नहीं है और कंपनीज के ग्रुप कंपनीज भी एक ही धंधे में है, यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का इश्यूज हो सकता है। डेट लेवल्स की बात करें तो पीएस के सामने जो है कंपनी के डेट लेवल्स भी हैं। इंटरेस्टिंगली अगर एक SaaS कंपनी है तो इसके डेट लेवल्स क्यों इतने, तो ये एक सवाल ज़रूर उठा है। स्टैट्यूटरी ड्यूज भी जो है यहाँ पे पेमेंट नहीं देखने मिले हैं। ये कुछ कंसर्न्स आए, लेकिन हमारे एनालिसिस में सिर्फ कंसर्न्स नहीं होता, कुछ पॉजिटिव्स भी हमें दिखता है, तो हम दर्शकों को बताते हैं कि एक बैलेंस्ड व्यू हमारे पास ओपिनियन बनती है। इसके अलावा जो है अच्छे फंड्स जो है इनके एंकर अलॉटमेंट में देखने मिले हैं। ये जो है नामी फंड्स हैं जो ऐसे भी स्पेस में जो है एक अच्छी मोमेंटम भी देते हैं जब उनका आईपीओ खुलता है। लेकिन लार्जली बताएं तो फाइनेंशियल्स जो है यहाँ पे लार्जली इनलाइन है अपने पीएस के साथ। उतना गड़बड़ जो है फाइनेंशियल्स में प्रेमा फेसी नहीं देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स पिछले 1 साल में नंबर्स में जो है अच्छी इंप्रूवमेंट ऑल ऑफ अ सडन देखने मिली है, बट लार्जली जो है वैल्यूएशंस भी जो है फेयरली प्राइस्ड हैं और फाइनेंशियल्स भी जो है इनलाइन है पीएस या इंडस्ट्री लेवल्स के साथ, तो वहाँ पे उतना चेंजेस नहीं देखने मिला है। ऑल इन ऑल मिला जुला टाइप का एसएमई आईपीओ ये लग रहा है। कंसर्न्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, बट ओवरऑल जो है जो सतर्क करने की बात थी वो मैंने आपको सबसे पहले रख दी और इसके डिसीजन या वित्तीय सलाहकार से ले ही इस आईपीओ में आए आप। तो ये है एसएमई से सावधान रहिएगा इस आईपीओ से। वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक इसका नाम है, मर्चेंट बैंकर हैं स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स। ओके, चलिए, तो वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक इस आईपीओ से आपको सावधान रहना है। एसएमई का ये आईपीओ और आपको शरद ने बखूबी हर एक चीज़ बता दी है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो एक क्वेश्चन मार्क दरअसल रेस करती है इस पूरे कंपनी के आईपीओ पे। तो लगातार हम आपको वैसे भी बताते जा रहे हैं कि कैसे आपको एसएमई आईपीओ जो है उससे कुछ जितने भी प्रॉब्लम जहाँ पे भी है वो आपको लगातार शरद हाईलाइट करते जा रहे हैं और इनसे दूर रहने की सलाह जो है वो आपको लगातार दी जा रही है। शुक्रिया शरद, ये पूरा अपडेट हमको विस्तार तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि क्या क्या इश्यूज़ है एसएमई आईपीओ में और इस एसएमई आईपीओ से आपको रहना है सावधान। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खबर जो है उस पर फोकस कर लेते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान टकराव का असर जो है वो किस तरीके से एविएशन सेक्टर पर पड़ रहा है, पूरी डिटेल जान लेते हैं। ये पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। सुमित बताइए, इसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर पे किस तरह का पड़ रहा है? सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे सुरक्षा के एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पे। अब एयरलाइंस ने भी अपने पैसेंजर्स को बोल दिया है कि 3 घंटे पहले आए एयरपोर्ट पे और पूरे सहयोग करें जांच में, सुरक्षा जांच में। यहां तक कि एयरक्राफ्ट में चढ़ने से पहले दोबारा सुरक्षा जांच भी हो रही है। इसलिए एयरलाइंस ने कहा है कि पैसेंजर्स जो हैं, फ्लाइट जो हैं, पहले ही आ जाएं और एयरपोर्ट पे लगभग 3 घंटे पहले आ जाएं। अभी ये लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले की मांग होती थी। अगर बात करें पाकिस्तान से बढ़ते हुए तनाव की, उसके बाद एविएशन सेक्टर को झटका लगा है।
नो टाइम इशू किया है 24 एयरपोर्ट के लिए, उसकी वजह से इन एयरपोर्ट्स पे फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। अभी पता नहीं कब चलेंगी, और कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी एविएशन वर्ल्ड को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा की स्थिति आती है, मुसीबत आती है, तो एविएशन वर्ल्ड सबसे पहले ऐसा झटका लेता है। तो इस सब के चलते आकाश एयरलाइन, इंडिगो, एयर इंडिया सबने अपने पैसेंजर्स को सूचित किया है कि 3 घंटे पहले आ जाएं और पूरा सहयोग दें, और कड़ी सुरक्षा होगी। इसलिए अच्छा है नागरिकों के लिए, पैसेंजर्स के लिए, कि वो अपनी फ्लाइट लेने के लिए टाइम से एयरपोर्ट पे पहुंचे। शुक्रिया सुमित, ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो काफ़ी दिक्कतें हैं, और खासकर इस तरह की सिचुएशन जब भी इवॉल्व होती है तो आप देखिए ये जो सेक्टर्स है, खासकर एविएशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले दिक्कतें जो है वो देखने मिलती है। अब 3 घंटे पहले आने को कहा है, इसके अलावा काफ़ी सारी और एडवाइजरीज जो है वो जारी कर दी है। कल भी हम सुन रहे थे कि कुछ जगहों पे थोड़े बहुत एयरलाइंस को लेके इश्यूज थे। तो ये लगातार खबरें जो है वो आती रहती है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सेफ्टी का जो पूरा ध्यान है वो एविएशन इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से रखती है, और शायद यही वो फोकस है जिसके वजह से इस तरह के एडवाइजरीज या फिर इस तरह के कदम जो है वो उठाए गए हैं, नो डाउट। लेकिन इसका लिस्टेड कंपनियों पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लिस्टेड कंपनियां है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंपनी है सबसे, उसमें इंटरग्लोब एविएशन है, जो कि डायरेक्टली एविएशन से जुड़ी हुई है। इनके विमान जो है वो उड़ते हैं, केवल इंडियन मार्केट्स नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जाते हैं, और स्टॉक को देखें करीब 1-1.5% के आसपास का इम्पैक्ट है। लेकिन हाँ, मार्केट इसको भी बखूबी समझता है कि ये ज़्यादातर, अगर आप देखेंगे पास्ट में ये देखा गया है कि टेम्पररी इम्पैक्ट जो है वो होता है। हालांकि लंबी अवधि में अगर आप देखेंगे तो बाकी चीज़ें जो है वो भी इम्पैक्ट करती है। तो इसके लिए शायद उस तरह की गिरावट जो है इंटरग्लोब एविएशन में नहीं देखने मिल रही, केवल 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो यहाँ पे है। लेकिन साथ ही साथ और एक सेक्टर है जो इस पर इम्पैक्ट होता है, वो है होटल सेक्टर। होटल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आज थोड़ा दबाव आपको देखने मिलेगा, खासकर इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। आप इंडियन होटल्स का चार्ट देखेगा, 5-5.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, केवल एविएशन सेक्टर इम्पैक्ट नहीं होता है, उससे जुड़े जितने सेक्टर्स होते हैं, और खासकर ये हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और इसके लिए आप देख रहे हैं इंडियन होटल जैसे काउंटर जो है वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिल रही है। इनफैक्ट महिंद्रा हॉलीडेज को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको 1-1.25% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। चलिए, तो इस पूरे सेक्टर पे हमारी जो नज़र है वो पूरी तरह से हम बनाए रखेंगे, लेकिन इस शो को यहीं रैप अप करते हैं। आगे एक्शन बहुत है, और याद रखिएगा 2 दिन की छुट्टी है, उसके पहले आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेडिंग सेशन बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन को आपको मिस नहीं करना है। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।